A very warm good morning to all the students. बच्चे, कल हमने अपना टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने कल सारी की सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ और टेक्सोनॉमिक रैंक्स पढ़े थे। दैट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में क्या कौन कौन से रैंक हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है। हमने कल स्पीशीज़ से स्टार्ट किया था। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट हमने अपने किंगडम पे किया था। दैट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। सो उसे कोई कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसे टेबल है आपके सामने, इसमें बताया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स और उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के साथ, जैसे कि मैन है, कॉमन नेम हम मैन का ही यूज़ करते हैं, पर अगर बायोलॉजिकल नेम से देखा जाए तो वो होमो सैपियंस है, जिसमें होमो आपका जीनस है, ठीक है। होमिनिडी आपकी फैमिली आ जाती है। जितने भी मैन हैं उनका बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस रहेगा, जीनस आपका होमो आ जाएगा, फैमिली आपकी होमिनिडी आ जाएगी, ऑर्डर आपका प्राइमेटा आ जाएगा एंड क्लास मैमलिया। और अगर हम फाइलम की बात करें या डिवीजन की बात करें तो वो आपका कॉर्डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस आपका आ जाएगा मस्का, फैमिली आ जाएगी मस्कीडे, ऑर्डर आ जाएगा डिप्टेरा, क्लास आ जाएगी आपकी इंसेक्टा और फाइलम या डिवीजन आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंगो में आपको पता है आपका बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा, जीनस आपका मैंजीफेरा है, फैमिली आपकी एनाकार्डिएसी है, ऑर्डर आपका सेप्निडेल्स है एंड क्लास आपकी डाइकोटिलिडन है। और आपका जो फाइलम है वो क्या है आपका एंजियोस्पर्म्स है। यस, इट इज़ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देन इन टर्म्स ऑफ वीट यू हैव बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर आपका पोएल्स है, क्लास आपकी मोनोकोटिलिडनी है एंड आपका फाइलम है एंजियोस्पर्म में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या कोई भी डाइवर्सिटी या कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म इस आपके यूनिवर्स में अगर प्रेजेंट है तो उसकी क्या क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और किस हिसाब से हैं, ठीक है। अगर वो मैन है तो उसको किस कैटेगराइजेशन के अंदर रखा हुआ है, अगर वो एक प्लांट है लाइक मैंगो प्लांट है तो उसको किस कैटेगराइजेशन के अंदर रखा हुआ है, अगर वो वीट है, अगर वो कोई फ्लाई है, इंसेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपको शो करने के लिए था किस तरह हर एक इंडिविजुअल को उसकी कैटेगरीज में बांटा जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में यहाँ पे आपको ये है कि ये जितनी भी आपकी टेक्सोनॉमिक स्टडी है, जितने भी अलग अलग मतलब स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और भी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब की हम कैटेगराइजेशन करते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं। सो ये क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और हमारे जर्नल जितने भी मतलब एक तरह से रिसोर्सेज हैं, बायो रिसोर्सेज हैं, या उनकी जर्नल स्टडी बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अगर हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होगा तभी हम उनका यूज़ मतलब कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल फॉर अस। टेक्सोनॉमिक एड्स इसी तरह से स्टडी रिसर्चेज होती हैं, बट these studies would require correct classification and identification of organisms। पर क्योंकि ये स्टडीज़ पे ही सब निर्धारित है तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफिकेशन कोई ऐसे आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी। साइंटिस्ट ने जब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी की है, ये बहुत लैब वाला वर्क है या फील्ड स्टडी है। अगर वो प्लांट होगा तो फील्ड स्टडी है, और अगर वो वेदर प्लांट्स को छोड़ के बाकी ऑर्गेनिज्म होगा तो वो लैब वाली स्टडी है। सो इसके लिए ऐसे ही नहीं है कि एक दिन में सब हो गया। ग्रेट स्टडी एंड पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। एंड देन जब आइडेंटिफिकेशन के बाद द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़
is essential and is the prime source of taxonomic studies. आइडेंटिफिकेशन के बाद अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्पेसिमन हमने आइडेंटिफाई किया है उसी का ही वैसा ही कोई वही आपको मतलब एक्चुअल स्पेसिमन आपके प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ का आपको मिले, वो एक्चुअल स्पेसिमन ही होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल स्पेसिमन को आप कलेक्ट कर सकें. ठीक है. देयर आर ऑल्सो फंडामेंटल स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. यस, सिस्टमैटिक्स और पढ़ाई में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स चीज़ें होती हैं, तो पता होनी चाहिए. इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इंफॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमन. In some cases the specimen is preserved for the future studies. इस केस में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की जो होती है वो इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाती है, एक्चुअली में स्पेसिमेन के साथ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, तभी फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है. कुछ स्पीशीज़ में, कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखा जाता है ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए, यू नो, जनरेशन टू जनरेशन कोई भी रिसर्च हुई है तो वो फ्यूचर यूज़ के लिए रहे. सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं साइंटिस्ट के पास, रिसर्चर्स के पास, बायोलॉजिस्ट के पास, कि स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाए फ्यूचर नीड्स के लिए, ताकि कहीं बार स्पेसिमेन बिल्कुल अलग या डिफरेंट होता है उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं. अगर वो प्लांट होगा तो उसके लिए अलग से शीट्स वगैरह यूज़ करके उसको ड्राई फॉर्म में रख के और उसको एकदम स्टिच किया जाता है, हर्बेरियम तैयार किए जाते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम. अगर वो एनिमल है तो उसको ग्लास जार्स में, ग्लास ट्यूब्स में उसे फॉर्मलिन में हम लोग करके उसको सैम्पल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं कि उसका सैम्पल कहीं ख़राब ना हो जाए या स्मेल ना मारे, फॉर्मलिन में डिप करके रखते हैं. सो ये इस तरह से प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं. या अगर आपने एनिमल्स को अगर ऐसे रखना तो आप देखना होगा कलेक्शन के बेस पे, अगर आप देखो तो बोटानिकल गार्डन्स हैं, जोलॉजिकल पार्क्स हैं, जहाँ पे आप टोटली लाइव एनिमल्स को रख सकते हैं उनको वैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके. सो मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे uses हैं, but taxonomical aids are very much important because they provide us material related to the studies and they tell us about the various species. Okay, so it is very much important. Now herbarium is a storehouse of collected plant species that are dried, pressed and preserved on sheets. Yes, क्या किया जाता है, कोई भी एक प्लांट स्पीशीज़ है, अगर वेदर आई टेक मैंगो लीफ अगर मैं ले लूँ, जस्ट सपोज आई हैव टेकन अ मैंगो लीफ, उसमें अभी जस्ट फ्लॉरिंग हुई थी, फ्लॉरिंग भी लगी है. हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, मतलब वो सूख जाएगा, ड्राई करके उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे, ड्राई करके उसको हम प्रेस्ड फॉर्म में रख देंगे. ड्राई करने के बाद उसको हम प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद हम हर्बेरियम शीट्स मिलती हैं, दे आर विद द वेरी एक्चुअल साइज हर्बेरियम शीट्स मिलती हैं, उसके ऊपर हम इसको स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे, एंड देन साइड में हम उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. लाइक अगर मैंने मैंगो प्लांट का लिखा तो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन लिखूँगी. लाइक सबसे पहले ऊपर मैं लिखूँगी क्लासिफिकेशन, देन आई विल राइट फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन मैं जीनस लिखूँगी मैंजीफेरा. ओके, सो इस तरह से आपका हर्बेरियम तैयार किया जाता है आपके फ्यूचर नीड्स के लिए, और इन शीट्स को अरेंज किया जाता है according to a universally, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. Yes, इन शीट्स को जब अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है. These specimens along with these descriptions on herbarium sheets become a storehouse और रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज़. क्या हो जाएगा, ये जो हर्बेरियम शीट्स आपकी बनी हुई हैं ये एक आपका स्टोर हाउस बन जाएंगी, या एक ऐसे एक तरह से ना स्टोरेज बन जाएंगी, या रिपोजिटरी बन जाएंगी आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जनरेशन्स को दिखा सकते हैं. द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. यस, वहाँ पे डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन करना भी कभी मेंशन करना ज़रूरी है.
इससे आपको पता चल जाएगा कि जब कभी भी आप फ्यूचर में किसी को दिखाएंगे या रखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक मेमोरी मिल जाएगी कि दैट इस दिन और यहाँ से मैंने ये प्लांट कलेक्ट किया था। Herbaria also serve as a quick referral system in the taxonomic studies. Yes, हर्बेरिया जो होते हैं ये बहुत ही ऐसे प्रिजर्विंग सिस्टम्स होते हैं आपके टेक्नोमिकल स्टडीज़ में, ये बहुत आपकी हेल्प करते हैं। बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये इनके पास लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है। को सपोज कोई गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पे आपने बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स उगाए हैं, वहाँ पे मैंगो ट्रीज़ हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं, ऑर्किड्स हैं, पाइन ट्री हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। हर्बेरियम हो गया, आपने प्लांट का एक पार्ट लिया, उसको प्रिजर्व किया, उसको आपने मतलब ड्राई किया, फिर आपने उसको प्रिजर्व किया, देन आपने हर्बेरियम शीट्स पे चिपका दिया और उसके बारे में लिख दिया। पर बोटानिकल गार्डन्स में क्या होगा कि आप इसको मतलब हमेशा के लिए जनरेशन टू जनरेशन आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और जितनी भी स्पीशीज़ आप उगा के उन्हें वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आप इसके लिए इनको एक लाइफ लॉन्गिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आजकल प्लांट्स कितने कम हो रहे हैं और कुछ रेयर स्पीशीज़ हैं, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये बोटानिकल गार्डन्स आर वेरी वेरी यूज़फुल। और दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है आपका वेरी फेमस है, जो इंग्लैंड में है आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन। इट इज़ वेरी मच फेमस एंड बहुत पुराना है ये। So plant species in gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical and scientific name and its family. इन गार्डन्स में क्या होगा, जो भी प्लांट्स लगे होंगे वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ही होंगे, ठीक है। यू हैव टू मतलब पता चल सके कि ये प्लांट ये है। उनके साथ एक लेबल लगा होगा, लेबल में उनका बोटानिकल या साइंटिफिक नेम लिखा होगा उनकी फैमिली के साथ, ठीक है। इससे आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये प्लांट का ये नाम है, ये प्लांट ये है। सो जो फेमस बोटानिकल गार्डन्स है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है, जो बहुत फेमस है, जो बहुत बड़ा भी है, ऑलमोस्ट हर तरह की स्पीशीज़ उसमें है, वो आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन है जो कि आपका क्यू इंग्लैंड में है। उसके बाद आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल बोटानिकल गार्डन FRI देहरादून में है। सो इंडिया में भी हैं कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन्स। देन वी हैव म्यूज़ियम बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स किस लिए होते हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरह होते हैं, जैसे कि कॉलेज होते हैं और आपके स्कूल होते हैं, ठीक है। इन म्यूज़ियम्स में क्या किया जाएगा, जो प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को रखा जाएगा स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए, बताने के लिए कि ये प्लांट ये है, ये एनिमल ये है, ओके, विद ये बायोलॉजिकल नेम्स। सो इसीलिए ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, यहाँ पे कलेक्शंस होती है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की। और आपके जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं उन्हें आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि उनको आप कंटेनर्स या जार्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रख सकते हैं, ताकि जैसे अगर वो एनिमल है, स्पेशली एनिमल के केस में, कि उसका जो भी अगर एनिमल है, अगर जस्ट सपोज देयर आर मैनी एनिमल्स, आपने अगर स्नेक रखा हुआ है, अगर आपने माउस रखा हुआ है, ओके, अगर आपने कोई हाउस फ्लाई रखी है, आपने कोई लाइक अर्थवर्म रखा हुआ है, मतलब कितनी भी स्पीशीज़ का अलग अलग रेयर स्पीशीज़ और सम एनी काइंड ऑफ स्पीशीज़ अगर आपने रखी हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी स्मेल हो जाए, आपका स्पेसिमेन गल सड़ जाए, ठीक है। टू अवॉइड द डिके ऑफ दैट एंड टू अवॉइड द ऑर्डर, वो उनको हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस में रखते हैं, लाइक फॉर्मेलिन में डिप कर लिया या अल्कोहल में, किसी भी तरह का सोल्यूशन बना के उनको कंटेनर और जार में रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंट्स, ठीक है, उनको आप ड्राई स्पेसिमेंट्स की भी तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, यस, जैसे कि इंसेक्ट्स को आप इंसेक्ट्स बॉक्सेस में रख सकते हैं, स्पेशल इंसेक्ट्स बॉक्सेस मिलते हैं, आप उन्हें कलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप उन्हें किल करें और उसको पिनिंग करें, आप उसको, ठीक है, चिपका दें किसी पिन्स के साथ। और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स और मैमल्स, उनको यूजली स्टफ्ड किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। और म्यूज़ियम में बहुत सारे कलेक्शंस भी होते हैं स्केलेटल्स ऑफ एनिमल्स के भी, टू शो दैट ये एनिमल ऐसा था और ये एनिमल का ये स्ट्रक्चर था, वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम्स भी होते हैं। नाउ वी हैव zoological पार्क्स, ओके।
बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, एंड उसके बाद क्या आ गया हमारा zoological parks. You can see zoological parks जो होती हैं, यहाँ पे आपके वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है अंडर ह्यूमन केयर, एंड विच enables us to learn about their food habits and behavior. Yes, zoological park एक आपका रिसोर्स बन सकता है कि how species interact, what about their behavior, what about their physiology. ओके, सो zoological parks एक बहुत हेल्पफुल एड है, हेल्पफुल है हमारे इस प्रोसेस के लिए कि जितने भी एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे zoological पार्क, जो नेहरू zoological पार्क है हैदराबाद में, अभी वहाँ से न्यूज़ आई थी कुछ देर पहले कि 8 लायंस जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सो उनके कुछ चेंजेस ऐसे देखेंगे कि दैट दे हैव लॉस ऑफ एपेटाइट, नेसल नेसल एक्सचार्ज। सो ये सब उनको देखा गया, फिर टीम आई, उन्होंने स्टडी की, एंड देन उनका टेस्ट हुआ, देन उनको पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, जिसमें से कि 4 आपके लॉइन थे और 4 आपकी लॉइनस थी, देवर एशियाटिक। सो इसी तरह से ये तो जस्ट एक बीमारी की बात आ गई, बट इसी तरह से एनिमल के बिहेवियर, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी कंडीशन, जो इतना सारा लिटरेचर आता है वो इसी तरह से बन के आता है बेसिकली। तो zoological पार्क्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। टाइगर्स की कितनी कम हो गई है जनसंख्या, दे आर वेरी लेस नाउ, और कुछ स्पीशीज़ तो एंडेंजर्ड में हैं, और कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। सो वो उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, उनको किलिंग, हंटिंग, पोचिंग से बचाती है। यहाँ पे उनको अच्छी ह्यूमन केयर मिलती है, उनको घर जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, और हमें उनकी फूड हैबिट्स, उनका बिहेवियर, उनकी फिजियोलॉजी, उनके बारे में सब पता चलता है। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. Children love visiting these parks, commonly called zoos. ठीक है। सो क्या होता है कि एनिमल्स को उनका हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अपने हैबिटेट में वो रहते होंगे। अगर वो कोई एक्वेटिक एनिमल है, लाइक अगर वो स्वैन है, तो उसे वैसे ही पानी वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो टाइगर है या लॉइन है या कोई भी है, तो उसको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि एक साइड एलिफेंट है, एक साइड हिप्पोपोटामस है, एक साइड टाइगर है, एक साइड स्वैन है। सो दे आर प्रोवाइडेड देयर ओन इन्वायरमेंट कंडीशंस, ताकि उन्हें सर्वाइव करने में कोई दिक्कत ना हो। और हम अक्सर इन जूज़ में जाते रहते हैं। सो लाइक हमारे जम्मू में एक बहुत फेमस ज़ू है, मांडा ज़ू। ठीक है, मांडा ज़ू वेरी फेमस और बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऐसे एग्जांपल्स हैं एनिमल्स की। So this was all about your zoological parks. Now your chapter is complete. So at the end यही है कि key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो आपको सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ बताती है प्लांट्स और एनिमल के केस में, उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। टैक्सोनॉमिक कीज़ बेसिकली, इनको आप टैक्सोनॉमिक कीज़ भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। वो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से बनी होंगी और उनके पेयर जो होंगे वो कपलेट में होंगे, मीन्स देवर कपल पेयर में होंगे, ठीक है, उनको हम कपलेट कहेंगे। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द ऑपोजिट ऑप्शंस। ये एक ऑपोजिट ऑप्शंस के बीच में चॉइस बताती है आपकी, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। 2 के पेयर में क्या होगा, एक चॉइस ही आ जाएगी ना ऑपोजिट ऑप्शंस में, एक को आप सिलेक्ट कर लोगे, एक को आप रिजेक्ट कर लोगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लेड, और हर की में जो एक स्टेटमेंट दी होगी, ये हम आगे बहुत हायर स्टडीज़ में यूज़ होता है, आपके सिलेबस में शायद हो शायद ना भी हो, बट ये काफ़ी हायर स्टडी वाली बात है। तो इसमें क्या होता है कि ये हर एक स्टेटमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी लेड। और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीशीज़ के लिए अलग, ठीक है ना। तो इन सब अलग अलग कैटेगरीज के आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ चाहिए होती हैं। So they are generally analytic in nature.
तो ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम मैच करते हैं, लाइक अगर कोई स्टेटमेंट लिखी होगी दैट दिस प्लांट के ये फीचर्स हैं, तो हमारे पास वो प्लांट होगा, हम देखते जाएंगे कि क्या इसके फ्लोरल एक्सिस कैसे हैं, इसके पेटल्स कैसे हैं, ओके लीव, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करते जाएंगे। ये टेक्सोनॉमिक कीज़ बनी होती है ना, पूरा लिटरेचर बना होता है, साइंटिस्ट ने स्टडी करके पूरा होल सेट बनाया होता है। तो फिर हम उसके बाद उसको मैच करते जाते हैं कि ये करेक्टर उससे मैच कर रहा है कि नहीं, फिर वो की क्लोज कर देते हैं, फिर हम वो की क्लोज कर देते हैं, फिर जो जो मैच करता जाता है उसको हम ओपन कर देते हैं, फिर एंड में एक ऑप्शन निकल के आता है कि यस ये प्लांट ये है, ये की से मैच कर रही है। Floras, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. Yes. फ्लोरा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा जो होगा, मैनुअल्स होंगे, मोनोग्राफ्स होंगे, कैटलॉग्स होंगे, ये सब लिटरेचर के नाम हैं। ठीक है, ये लिटरेचर भी एक बहुत हेल्प करता है, आपकी रिकॉर्डिंग्स रखता है आपके प्लांट्स की, आपके एनिमल्स की, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरा में क्या होगा कि जितने भी एक्चुअल आपके डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की या उनके हैबिटेट की, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब उसके बारे में सारा फ्लोरा होगा। फ्लोरा में सब प्लांट्स के बारे में होगा कि उनका एक्चुअल अकाउंट क्या है हैबिटेट का, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गिवन एरिया में। ओके, सो दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीशीज़ क्या हैं, कितनी हैं, क्या उनकी ग्रोथ है, वो सब के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। जो मैनुअल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके नेम के बारे में पता करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो सब बताते हैं। मोनोग्राफ्स जो होंगे उनमें मोनोग्राफ्स में क्या होगा कि मोनोग्राफ सिंगल ग्राफ, उनमें क्या होगा किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में। ठीक है, किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में, वेदर इट इज़ जीनस, फैमिली, आई मीन ऑर्डर, क्लास, उन्होंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उनके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे होगी। सो एट द एंड यही है कि लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटी। ओके, सो इस पूरे कॉस्मोस में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ऑन अवर अर्थ देयर मैनी मोर स्पीशीज़, बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दे आर नियर अबाउट 8.74 स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें से कि बचा हुआ है 7.7 अगर आप एनिमल्स के केस में है, उसमें से भी कुछ 9 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हैं, बाकी सारी अननाउन है। सो यू कैन थिंक कि क्या हिसाब है, आधे से ज़्यादा तो ऑलमोस्ट वो स्पीशीज़ डिस्कवर्ड ही नहीं, मतलब आइडेंटिफाइड ही नहीं है, बट वी नो कि वो हैं, पर उनके बारे में हमें पता नहीं है, रिसर्च चल रही है इस टाइम। नियर अबाउट बस 1.7 to 1.8 स्पीशीज़ जो है ना हमारी, उनके बारे में ही ऑलमोस्ट हम जानते हैं, मतलब इतना ही इस डाटा इस कलेक्ट हो चुका है अभी तक। सो बहुत डाइवर्सिटी है इस लिविंग वर्ल्ड में, बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्सिटी। हर एक चीज़ का अपना साइज़ है, कलर है, रहन सहन है, फिजियोलॉजी है, उसके फीचर्स हैं जो उसके डिफाइनिंग करेक्टर्स बन जाते हैं ना, उसके जो आउट फीचर्स होते हैं वही डिफाइनिंग करेक्टर्स बन जाते हैं। तो इसी के बेस पे ये क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, देन वी कम टू द पॉइंट दैट व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज़ इज़ दिस, ये क्या स्पीशीज़ है। तो टैक्सोनॉमी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो हमें आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है, इवॉल्व है। इंटरनेशनल कोड्स हैं, बोटानिकल इंटरनेशनल कोड, जोलॉजिकल इंटरनेशनल कोड्स के अंडर एनिमल्स की क्या रेफरेंस है, प्लांट्स की क्या रेफरेंस है। तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और यू कैन से सिस्टमैटिक्स जो है ना, ये बहुत मतलब बहुत गहरी चीज़ है, ये बहुत गहरी चीज़ है। इसमें आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है और फिर समझना पड़ता है कि क्या है एक स्पीशीज़, क्या उसका हिसाब है, वो किसको बिलोंग करती है, किस फैमिली को है, किस क्लास को है, किस ऑर्डर को है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है। और यही स्टडी, यही लिटरेचर इकट्ठा होता है और यही स्टडी हमारे आगे काम आती है। ओके, so taxonomy, it is a branch which deals with the principles of identification, nomenclature and classification of organisms। यही है आपकी टैक्सोनॉमी, यही है आपकी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़।
और हर एक कैटेगरी जो टैक्सोनॉमी में आएगी वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक रैंक कहलाएगी, और सभी कैटेगरीज मिलकर क्या बनाएंगी, आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो वर्ल्ड के जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक वैरायटी ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स दी हैं ताकि वो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन में इजी तरह से ये सब स्टडी कर सकें, लिटरेचर बना सकें। ठीक है, ये आपका एक्चुअल स्पेसिमेन से ही कलेक्ट की जाती है, चाहे वो फील्ड से हो, चाहे वो प्रिजर्व फॉर्म में हो, हर्बेरिया हो, म्यूजियम हो, बोटानिकल गार्डन हो या जोलॉजिकल हो। ठीक है, and it requires special techniques for collecting and preservation of specimens in herbaria and museums। यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं, फिर वहाँ पे कलेक्शंस हो पाती हैं, चाहे वो हर्बेरिया हो चाहे वो म्यूज़ियम हो। और जो लाइव स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि हमें बोटानिकल और जोलॉजिकल गार्डन्स में मिलते हैं, वो हमें लाइव मिल जाते हैं, उन्हें हमें कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। सो फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद कि आइडेंटिफाई हो गया है, क्लासीफाई हो गया है, नेम हो गया है, फिर उसके बाद ये सब लिटरेचर तैयार होता है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ताकि फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में एड मिल सके। टैक्सोनॉमिक कीज़ तैयार होती हैं, और टैक्सोनॉमिक कीज़ ये टूल्स होती हैं जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं कैरेक्टर्स के बेस पे। कैरेक्टर्स जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में कैरेक्टर्स को करना, आइडेंटिफाई हम कैरेक्टर से ही तो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ है, अब हम नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। इसको अच्छे से पढ़ लें।